हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट और इसके की हाईलाइट पॉइंट्स जो कि आपके अपकमिंग मेन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने यूनियन बजट की तरफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ स्टैटिक पार्ट ऑफ आवर यूनियन बजट, जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। यूनियन बजट में क्या क्या रिलीज हुआ है, क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ स्टैटिक पार्ट यूनियन बजट का। तो देखो, ये जो बजट लॉन्च हुआ है ये इंडिया का 94th यूनियन बजट है। इससे पहले इंडिया के 93 यूनियन बजट जो है वो लॉन्च हो चुके हैं, ये 94th था। साथ ही साथ यूनियन बजट को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है, हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसको कहाँ मेंशन किया गया है? इसको मेंशन किया है हमारा आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, ये जो बजट था, ये एक बजट का जो सेशन होता है उसका चेयरपर्सन कौन होता है? बजट के सेशन का चेयरपर्सन होते हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर, जो इस वक्त कौन है? ओम बिरला जी। ठीक है। अब यहाँ पे जो बजट था, इसकी थीम क्या थी? इसका मंत्र था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। प्रयास किस चीज का? इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना बाय 2047, 2047 तक, जब इंडिया को आजादी के 100 साल हो जाएंगे, तब तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना, ये इंडिया का टारगेट है, ये इंडिया का गोल है। ठीक है। अब यहाँ पे जो एक यूनियन बजट लॉन्च किया है, ये हमारी जो बीजेपी सरकार है, इसका 13th यूनियन बजट है। 13th यूनियन बजट। अब ये कैसे? देखो, जो हमारी बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, इसको 2 टर्म पूरे हो गए, मतलब 5-5 साल के 2 टर्म पूरे हो गए, तो 10 यूनियन बजट तो यही हो गए। फिर अभी जो लॉन्च किया एक, ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? 11 यूनियन बजट। अब साथ में ये 13th यूनियन बजट क्यों है? क्योंकि बीच में 2 इंटरिम यूनियन बजट भी लॉन्च किए थे। कब? एक 2019 में और एक 2024 फरवरी में। इंटरिम बजट क्या होता है? जिस टाइम आपका इलेक्शन होने वाला होता है, उस टाइम ये लॉन्च होता है 3 महीने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद पता नहीं होता कि इलेक्शन हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो 3 महीने के लिए, ये 3-4 महीने के लिए, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता तब तक के लिए ये एप्लीकेबल होता है इंटरिम बजट। उसके बाद सरकार दोबारा से लॉन्च करती है बजट, जैसे कि इस साल हुआ फरवरी में। जो गवर्नमेंट थी, इसने इंटरिम बजट लॉन्च किया था, जो कि क्या था? 93rd यूनियन बजट था। अब जुलाई में रिजल्ट आ गया इलेक्शंस का, गवर्नमेंट फिर से आ गई, तो 94th यूनियन बजट लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो ये एनडीए गवर्नमेंट का, जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, इसका 13th यूनियन बजट है लगातार। और अगर बात करें हम फाइनेंशियल मिनिस्टर सीतारमन की, तो ये इंडिया की फर्स्ट फाइनेंशियल मिनिस्टर बन गई है, फाइनेंस मिनिस्टर बन गई है, जिन्होंने लगातार सातवां यूनियन बजट जो है वो पेश किया है। ठीक है। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? जो हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, मोरारजी देसाई, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। तो इन्होंने लगातार 6 बजट जो थे वो लॉन्च किए थे, वो प्रेजेंट किए थे पार्लियामेंट में। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमन है, इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और ये इंडिया की फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनी है जिन्होंने लगातार 7वां यूनियन बजट जो है वो प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में। तो ये आपका स्टैटिक पार्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहां से स्टार्ट होता है हमारा बेसिकली बजट। अब देखो, बजट में होता क्या है? वैसे हमारा बजट जो है वो लॉन्च होता है फरवरी मंथ में, पर इस साल क्या थे? इलेक्शन थे। तो फरवरी में लॉन्च हुआ हमारा इंटरिम बजट, और अब लॉन्च हुआ है हमारा जुलाई में प्रॉपर बजट। तो बजट में बेसिकली होता क्या है? गवर्नमेंट जो है वो आने वाले साल की कैलकुलेशन करती है। जैसे कि अगले साल की एग्जांपल लेते हैं कि अगले साल फरवरी 2025 में क्या होगा? बजट लॉन्च होएगा। तो उसमें करती क्या है सरकार? उसमें करती है सरकार कि 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026, मतलब आपका बजट लॉन्च होता है फरवरी में, और वो आने वाले साल का क्या लेती है? अनुमान, एस्टिमेट लेती है। और एस्टिमेट क्या करती है कि जो हमारा आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टोटल इनकम कितनी होगी, एक गवर्नमेंट को टोटल इनकम कितनी होगी, और साथ ही साथ एक गवर्नमेंट को टोटल खर्चा कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम कहां से होगी? देखो, जो हम टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स हो गए, इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या होती है? इनकम होती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट कर रखा होता है, वहां से वो पैसे बनाती है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छोटी कंट्रीज हो गई या स्टेट्स हो गए, उनको पैसा उधार पे दे रखा होता है, तो वहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा आता है। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो हमारे पीएसयूज है, वो भी डिविडेंड के रूप में पैसा देते हैं। तो वहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या होती है? इनकम होती है। और गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ होता है? जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, फिर जो सब्सिडीज लॉन्च की हुई हैं,
सब्सिडीज दी हैं लोगों को, उसमें पैसा जाता है, स्कीम्स में पैसा जाता है, फिर छोटे मोटे देश हैं या स्टेट्स हैं, इनको पैसा उधार देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इनकी पेंशन सैलरी इसमें खर्चा होता है गवर्नमेंट का। तो ये अनुमान लगाया जाता है फरवरी मंथ में कि जो हमारा आने वाला साल है, ठीक है, आने वाला साल है, उसमें हमारा टोटल इनकम कितनी होगी और टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। और आज तक का रिकॉर्ड है, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा रही है इनकम से। तो देखो, आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, तो ये खर्चा पूरा कैसे किया जाएगा? जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ेगा? बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो इस बोरोइंग को जो उधार लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं हम फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बजट में क्या बोला गया है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2024 से 25 में, तो इसमें इंडिया को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसको टोटल इनकम कितनी होगी? 32.07 लाख करोड़ की, और टोटल खर्चा कितना होगा? 48.21 लाख करोड़ का। तो देखो, आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है पैसा उधार लेना पड़ेगा। तो उधार कितना लेना पड़ेगा पैसा, जिसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, कितना होगा? 4.9% ऑफ जीडीपी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि अगले बजट के टाइम पे, ठीक है, अगले फाइनेंशियल ईयर में हम जो ये फिस्कल डेफिसिट है इसको कम करें और कितना पहुंचा दे? 4.5% ऑफ जीडीपी। अब देखो, इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई कितनी है, तो वो टारगेट के हिसाब से चल रही है, कितनी है? 4%। और अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें, वो कितना है? 3.1%। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेन बात बोली है, वो क्या है कि जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, जो इस फाइनेंशियल ईयर मतलब 2024-25 में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी कितनी रहने वाली है और रियल जीडीपी कितनी रहने वाली है, ये भी बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि नॉमिनल जीडीपी रहने वाली है इंडिया की फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 10.5%, और रियल जीडीपी रहने वाली है 8.2%। अब देखो, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? बेसिकली ये होती है आपकी रियल ग्रोथ प्लस इसमें इन्फ्लेशन कर देते हैं, इन्फ्लेशन को ऐड कर देते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी रहने वाली है 10.5% और रियल जीडीपी रहने वाली है 8.2%। अब देखो, जो हम इंटरिम बजट की बात करें, जो फरवरी मंथ में लॉन्च हुआ था, उसमें क्या बोला गया था कि इंडिया में टोटल 4 कास्ट्स हैं। देखो, जैसे कास्ट क्या होती है हमारी? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि इंडिया में सिर्फ 4 कास्ट हैं। कौन कौन सी? पुअर, वीमेन, यूथ, फार्मर, मतलब गरीब, महिलाएं, युवा या अन्नदाता, जो किसान है, ठीक है। तो इंडिया में सिर्फ 4 कास्ट एग्जिस्ट करती हैं, वो कौन कौन सी हैं? गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। तो जो इस बार का बजट था हमारा, ठीक है, जो अभी जुलाई मंथ में लॉन्च हुआ है, वो हमारी 4 थीम्स के ऊपर है। कौन कौन सी? एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई एंड मिडिल क्लास। और जो इस बार का बजट है, इसकी टोटल 9 प्रायोरिटीज है, ये 9 चीजों पे फोकस करेगा। और वो 9 प्रायोरिटीज जो हैं, वो हमने एक एक करके अलग अलग स्लाइड में डिस्कस की हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलेंस इन एग्रीकल्चर। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल बजट एलोकेट कितना किया है? 1.52 लाख करोड़ रुपीस का। अब ये मेन फोकस करेंगे कि जो हमारी 32 फील्ड और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हमारा सब्जियां वगैरह, ठीक है। तो 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, उसके 109 हाई यील्डिंग सीड्स बनाना, हाई यील्डिंग सीड्स बनाना। अब इसका फायदा क्या होगा? तो देखो, जो ये हाई यील्डिंग सीड्स है, ये आपके क्लाइमेट रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब कि ये कम बारिश में भी उग जाएंगे, ज्यादा बारिश होगी तब भी उग जाएंगे, ठीक है, खराब नहीं होगी फसल, फिर इनमें कीड़ा नहीं लगेगा जल्दी से, इसमें कम फर्टिलाइजर्स की जरूरत होगी, और ये कम जगह पे ज्यादा प्रोडक्शन देंगे आपको, जिससे क्या होगा? फार्मर का खर्चा कम होगा और उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो मेन टारगेट कितना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? 109 हाई यील्डिंग सीड्स बनाना, किसके? 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के। फिर दूसरा टारगेट है कि भाई 1 करोड़ फार्मर्स जो है, उनको अगले 2 साल में नेचुरल फार्मिंग में शिफ्ट करना, ठीक है। अब नेचुरल फार्मिंग में शिफ्ट करने का मतलब कि वो फार्मर्स अपनी जो फसल उगाएंगे उसमें कम से कम केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज करें और नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा करें। अब देखो, केमिकल यूज करने से क्या होता है? एक तो जो हमारी जमीन है, उसकी अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, लॉन्ग टर्म में उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, ज्यादा फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने से। हमारी जो जमीन है, उसकी जो उगाने की क्षमता है, फर्टिलिटी है, वो कम हो जाती है लॉन्ग टर्म में। साथ ही साथ जब बारिश होती है, तो वो सारा का सारा केमिकल बह के किस में चला जाता है? नदी में, हमारी रिवर्स में चला जाता है, जिससे क्या होता है? जो हमारी मरीन लाइफ है, वो भी डिस्टॉर्ट हो रही है। तो इसलिए इंडिया का टारगेट है कि अगले 2 साल में 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग में शिफ्ट करना।
फिर 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाना, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, सॉरी कस्टमर बोल रहा हूँ, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट नेचुरल फार्मिंग तो वो यहाँ से बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर से ले सके। ठीक है। फिर इंडिया का टारगेट है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जिसमें ये क्या करेंगे, जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनकी जमीन है उसको कवर करेंगे 3 इयर्स में। साथ ही साथ डिजिटल क्रॉप सर्वे करेंगे 400 डिस्ट्रिक्ट में, और इशुएंस ऑफ जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड हमने अभी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो किया जाएगा किसमें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर आत्मनिर्भर बनना है हमें किसमें, ऑयल में, ऑयल सीड्स में। जो भी हमारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सिसमी हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, जिससे हम ऑयल निकालते हैं, उसमें हमें आत्मनिर्भर होना है। क्योंकि देखो हम काफी ज्यादा पाम ऑयल जो है वो इंपोर्ट करवाते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जो है खुद आत्मनिर्भर बने, और हमारा जो इंपोर्ट का खर्चा है, इंपोर्ट करवाने का खर्चा, वो कम हो सके। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि जो श्रिम्प फार्मिंग कर रहे हैं, श्रिम्प क्या होता है आपका, झींगा। तो जो झींगे की फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, मतलब अपना वो पानी लगा के, पानी की बड़ी बड़ी टैंकीज बना के उसमें झींगे की फार्मिंग कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है और उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो बाय चांस इस काम के लिए किसी व्यक्ति को अगर लोन की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, तो वो कौन देगा हमें, वो देगा नाबार्ड देगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए अभी सरकार ने रिसेंटली क्या किया है, एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लॉन्च किया है, जिसका टोटल बजट कितना है, जिसका बजट है 2817 करोड़ रुपीस, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी देगी, 1940 करोड़, और बाकी कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब इसमें किया क्या जाएगा, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में, इसमें दो पार्ट्स हैं, दो कौन कौन से हैं, एक तो है आपका एग्री स्टैक, एग्री स्टैक, और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। अब देखो एग्रीटेक में क्या किया जाएगा, जो एक फार्मर है उसको रजिस्टर किया जाएगा, हर फार्मर को रजिस्टर किया जाएगा, और उसको एक फार्मर आईडी दी जाएगी। जैसे आपका आधार होता है ना, वैसे अब एक फार्मर आईडी दी जाएगी हर फार्मर को, और उसको रजिस्टर किया जाएगा अंडर एग्री स्टैक। दूसरा है आपका कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब इसमें क्या किया जाएगा, हर किसान का जो एरिया है उसको मॉनिटर किया जाएगा कि भाई वहां पे बाढ़ तो नहीं आ सकती, वहां पे ड्राउट तो नहीं आ सकता, सूखा तो नहीं पड़ सकता। तो उस हिसाब से उसको फार्मिंग सजेस्ट की जाएगी कि भाई इस जमीन पर कौन सी फसल लगा के उसको कितना फायदा होगा। फिर उसको बताया जाएगा कि आपकी जमीन है उसमें ग्राउंड वाटर लेवल कितना है, जिससे कि आपको फसल में फायदा हो। तो मतलब ये जो कृषि डिसाइसिव सपोर्ट सिस्टम है, ये किस लिए बनाया जाएगा, ये बनाया गया है आपका ताकि जो फार्मर्स हैं उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके। और एग्रीस्टैक किस लिए बनाया गया है, जो सारे फार्मर्स हैं उनको रजिस्टर किया जा सके और उनको एक फार्मर आईडी प्रोड्यूस की जा सके। तो ये अंडर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर लॉन्च किया है क्या, डिजिटल एग्रीकल्चर मशीन, और इसका बजट कितना है 2817 करोड़, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने देगी, 1940 करोड़। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रायोरिटी की तरफ। नेक्स्ट प्रायोरिटी है हमारी एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। अब देखो इसके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, 3 स्कीम लॉन्च की है बेसिकली, आपकी स्कीम ए, बी एंड सी, और तीनों स्कीम्स जो हैं ये रिलेटेड है किसके रिगार्डिंग, ईपीएफओ। तो यहाँ पे ईपीएफओ की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपका, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो स्कीम ए बी सी है, इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि एक पर्सन जो है, जो एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 लाख, 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 1 लाख या उससे कम होनी चाहिए सैलरी। और दूसरा ये जो तीनों स्कीम्स है एबीसी, ये एबीसी स्कीम्स जो हैं ये 2 साल के लिए वैलिड है, मतलब 2 साल चलेंगी ये स्कीम्स। अब देखो स्कीम्स क्या है डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम समझते हैं कि एम्प्लॉयर क्या होता है और एम्प्लॉय क्या होता है। तो देखो जो लोग, जो चीज, जो कंपनी सैलरी दे रही है अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, वो होता है हमारा एम्प्लॉयर, और जो सैलरी रिसीव कर रहा है वो होता है एम्प्लॉय। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं एसबीआई में काम करता हूं, तो मेरा एम्प्लॉयर कौन हुआ, मेरे को सैलरी किस कौन दे रहा है, एसबीआई। तो एसबीआई क्या हुआ इस केस में, एम्प्लॉयर, और मैं क्या हुआ, मैं हुआ एम्प्लॉय। ठीक है, तो जो सैलरी दे रहा है वो होता है एम्प्लॉयर, और जो सैलरी रिसीव कर रहा है वो होता है एम्प्लॉय। तो ईपीएफओ में क्या होता है, आप अगर ईपीएफओ में एनरोल कर रहे हो तो आपकी सैलरी से कुछ परसेंट ईपीएफओ में जाएगा, और कुछ परसेंट आपका एम्प्लॉयर भी आपके नाम पे जमा करेगा ईपीएफओ में। तो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है कि देखो इंडिया में काफी ज्यादा सेक्टर्स जो है, काफी ज्यादा कंपनीज जो है वो इनफॉर्मल तरीके से रन हो रही है, मतलब वो ऐसे ही बंदों को रख लेती है 5-10 हज़ार पे, और उनको अकाउंट की जगह इन हैंड सैलरी दे देती है 30 तारीख को, या तो फिर डेली बेसिस पे सैलरी दे देती है, जिससे क्या होता है टैक्स लीकेज बहुत ज्यादा हो रही है, टैक्स लीकेज हो रही है, और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनके लिए कुछ नहीं बच रहा, ठीक है, उनको सिर्फ सैलरी मिल रही है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कंपनीज जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट हो, ताकि प्रॉपर टैक्स ट्रैक हो सके कि टोटल टैक्स कितना एप्लीकेबल है उन कंपनीज पे, और साथ ही साथ जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है, जो भी उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज जो है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयर जो हैं, वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको ईपीएफओ में रजिस्टर कराए। तो यहाँ पे स्कीम ए क्या बोल रही है, स्कीम ए बोल रही है कि जो फर्स्ट टाइम अपने आप को इनरोल करता है ईपीएफओ में, जो फर्स्ट टाइम अपने आप को इनरोल करता है ईपीएफओ में, उसको 15,000 की सैलरी दी जाएगी, एक वन टाइम 15,000 की सैलरी दी जाएगी 3 किस्तों में, मतलब 5-5 हज़ार रुपए दिए जाएंगे अगले 3 महीने में, जो अपने आप को फर्स्ट टाइम इनरोल कर रहा है। और इसके लिए इन्होंने बजट कितना एलोकेट किया है, 23,000 करोड़ का, ठीक है। फिर सेकंड स्कीम बोल रही है कि जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं ईपीएफओ में, उसको उनको क्या दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, मतलब जितना वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एक सैलरी में, ठीक है, ईपीएफओ में जितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस पर कुछ परसेंट का सब्सिडी दी जाएगी, और वो सब्सिडी दोनों में डिवाइड होगी प्रॉपर, एम्प्लॉयज में भी और एम्प्लॉयर में भी, एम्प्लॉयज में भी डिवाइड होगी वो सब्सिडी और एम्प्लॉयर में भी डिवाइड होगी, और ये कब तक होगी, अगले 4 साल तक डिवाइड होगी। पर इसमें रजिस्टर कराने के लिए आपके पास सिर्फ 2 साल का टाइम है, क्योंकि स्कीम ए बी सी टोटल कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट करेंगी, 2 साल के लिए। देखो चलेगी स्कीम भी 4 साल तक के लिए, पर इसमें रजिस्टर करने के लिए आपके पास 2 साल का टाइम है, और इसका बजट एलोकेट कितना किया गया है, 52,000 करोड़ का। अब स्कीम सी क्या बोल रही है कि जो कंपनीज इनफॉर्मल सेक्टर में है और वो अपने आप को कन्वर्ट कर रही हैं फॉर्मल सेक्टर में, मतलब अपने एम्प्लॉयज को रजिस्टर करवा रही हैं किसमें, ईपीएफओ के अंडर। तो देखो जब कंपनी ईपीएफओ में एनरोल क्यों नहीं कराती, क्योंकि ईपीएफओ में एनरोल कराएगी तो सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ हिस्सा तो जाएगा ईपीएफओ में, कंपनी को अपनी तरफ से भी कुछ पैसा डालना पड़ेगा, तो वो चाहती है कि मेरा खर्चा ना बढ़े, इसलिए वो अपने आप को इनफॉर्मल सेक्टर में रखती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो एम्प्लॉयर अपने आप को फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं उनको हम क्या देंगे, पर एम्प्लॉय 3,000 पर मंथ का इंसेंटिव देंगे। मतलब जैसे मेरी कंपनी है एबीसी, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने जो एम्प्लॉयज है उनको इन हैंड सैलरी देता था, जिससे मेरे को क्या है, देखो अगर मैं ईपीएफओ में कन्वर्ट करूंगा अपने आप को, तो जो मेरा एम्प्लॉय है इसकी सैलरी में से कुछ हिस्सा तो जाएगा ईपीएफओ में, कुछ मेरे को अपनी तरफ से भी डालना पड़ेगा, तो मैं ये जो पैसा था इसको बचा रहा था। पर अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप अपने आप को ईपीएफओ में एनरोल कीजिए, कोई बात नहीं, आपका पर एम्प्लॉय जो खर्चा आएगा वो हम समझ रहे हैं आपको एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3,000 पर मंथ आपको देंगे अगले 2 साल के लिए। जो भी आप नए एम्प्लॉयज जो हायर करोगे उनको ईपीएफओ में एनरोल करोगे उन पे, मतलब अगर आपने 10 एम्प्लॉयज हायर किया और उनको ईपीएफओ में एनरोल किया, तो हम आपको 30,000 रुपए पर मंथ देंगे अगले 2 साल के लिए। तो ठीक है, ताकि मोटिवेट करें कि ज्यादा से ज्यादा हमारी जो कंपनीज हैं वो फॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट हो पाए, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्कीम है हमारी कि स्किल प्रोग्राम के लिए क्या किया है इंडिया ने, इनका बोलना है कि अगले 5 साल में हम जो हमारे 20 लाख यूथ है इनको कोई ना कोई स्किल के साथ ट्रेनिंग देंगे, जैसे क्राफ्ट्समैन की स्किल होगी, गोल्ड स्मिथ की स्किल होगी, ब्लैक स्मिथ की स्किल होगी, कोई ना कोई स्किल से हम इनको ट्रेंड करेंगे ताकि ये अपना खुद का खर्चा निकाल सके। और कितने यूथ को, 20 लाख यूथ को। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि हमारी 1,000 आईटीआईज जो होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आईटीआई जो है 1,000 इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करेंगे, और इसके लिए टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया है, 60,000 करोड़ का अगले 5 साल के लिए। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जो 60,000 करोड़ है इसमें से भी हिस्सा है, हिस्सा कैसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो देगी 30,000 करोड़, फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो देगी 20,000 करोड़, और जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो देगी 10,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। अब साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि जो व्यक्ति, जो पर्संस, ठीक है, जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट से, उनको 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ई वाउचर्स, जो कि हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को दिया जाएगा।
और ये जो लोन दिया जाएगा इस पे आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी 3% की। अब इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब सपोज लोन लिया मैंने ये 10 लाख का और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था समझ लो 12% का, तो मेरे को 12% तो बैंक को देना है, पर सरकार क्या करेगी 3% मेरे को देगी, तो मेरे को टोटल लोन कितने पे पड़ा 9% पे। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब होता है कि आपको इतना पैसा सरकार देगी अपनी तरफ से, तो जो भी लोन होगा उसमें से 3% जो होगा इंटरेस्ट वो आपको सरकार देगी वापस, तो आपको बैंक को जितना इंटरेस्ट होगा उसमें से 3% माइनस करके ही देना है। मतलब अगर आपको लोन पड़ रहा है 10% पे, तो आप 10% तो बैंक को दोगे, 3% आपको गवर्नमेंट देगी, तो आपको टोटल लोन पड़ा कितने पे 7% पे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और थी मॉडल स्किल वाली, जो हमने स्कीम्स में डिस्कस की थी मॉडल स्किल वाली, जिसमें आपकी लिमिट कितनी बढ़ा दी है 7.5 लाख रुपए, पहले कितनी थी 1.5 लाख रुपए, तो ये भी इसमें इंक्लूड है, तो पर मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि हमने गवर्नमेंट स्कीम में ऑलरेडी कवर कर चुकी है। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रायोरिटी की तरफ। नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारी इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल बजट एलोकेट कितना किया है 2.66 लाख करोड़ रुपीस का। अब देखो यहाँ पे क्या किया जाएगा, बेसिकली आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कौन कौन से, सबसे पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा आपका अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसका नोड कहाँ होगा, इंडस्ट्रियल नोड होगा आपका गया बिहार में, ठीक है। फिर दूसरा आपका कॉरिडोर बनाया जाएगा विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसका नोड कहाँ होगा कोपरथी में, ठीक है। तीसरा है आपका हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसका नोड कहाँ बनाया जाएगा और वक्कल में। अब देखो नोड क्या चीज है, नोड होता है आपका बेसिकली एक सेंट्रल पॉइंट, एक सेंट्रल की पॉइंट, मतलब की पॉइंट होता है जहां पे आपका क्या बन सकता है, एक अच्छा खासा हब बन सकता है फॉर इंडस्ट्रीज। अगर वहां पे प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाए तो वो आपका एक हब बन सकता है पूरे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। तो देखो जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वहां पे नोड किसको बनाया गया है, गया को। फिर आपका विशाखापट्टनम एंड चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में नोड किसको बनाया गया है, कोपरथी को, ठीक है। और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में किसको नोड बनाया गया है, और वक्कल को। अब यहाँ पे जो मेन चीज है वो है क्या, एक आपका पावर प्लांट भी बनाया जाएगा, कहाँ, पीरपेनिती बिहार में, जो कितने मेगावाट का होगा 2400 मेगावाट का, और इसके लिए टोटल कॉस्ट कितनी है 21,400 करोड़। साथ ही साथ यहाँ पे जो विमेन्स हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी, जिसका टोटल बजट एलोकेशन कितना है 3 लाख करोड़ से ज्यादा। और जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, 7 सिस्टर्स जो हैं, उनमें 100 से ज्यादा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स जो हैं वो ओपन किए जाएंगे। अब प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें क्या होगा हमारे 63,000 विलेजेस को बेनिफिट मिलेगा और 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स। तो ये जो स्कीम है बेसिकली ये किसके लिए है, हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की जाएगी, जिससे 63,000 गांव में सुधार होएगा। मतलब जिन लोगों के पास पक्का मकान नहीं है उनको पक्का मकान दिलाया जाएगा, ठीक है, अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, वो इसके अंडर काम करेगी। फिर ऐसे मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे, एस्पिरेशनल विलेजेस बनाए जाएंगे अंडर दिस योजना। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है जहां से आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है, 15,000 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया गया है ताकि कंप्लीट हो सके क्या, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब ये जो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी के ऊपर है, ये स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो ये है हमारी गोदावरी रिवर के ऊपर, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट प्रायोरिटी है हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। अब देखो इसमें क्या बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि अगले 5 सालों में लगभग इंडिया के 1 करोड़ यूथ को इंडिया की टॉप 500 कंपनी में इंटर्नशिप करवाई जाएगी, जिसके दौरान इनको पर मंथ 5,000 रुपए दिए जाएंगे और सिंगल टाइम असिस्टेंस दी जाएगी 6,000 रुपए की। कहां से, सीएसआर फंड के थ्रू। अब सीएसआर क्या है आपका, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। अब देखो आपने न्यूज सुनी होगी कि किसी कंपनी ने किसी हॉस्पिटल को 10 एम्बुलेंस दान में दे दी, तो वो दान में नहीं देते, वो उनकी मजबूरी होती है। क्यों, क्योंकि इंडिया ने बोला है कि जो भी कंपनीज इंडिया में वर्क कर रही हैं उनको अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सीएसआर एक्टिविटीज में लगाना ही पड़ेगा, कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज में लगाना ही पड़ेगा। तो वो कुछ कंपनीज क्या करती है, जैसे 10 एम्बुलेंस दान में दे दी, फिर कोरोना टाइम में वेंटिलेटर्स दान में दे रहे थे, बेड्स दान में दे रहे थे, वो क्या होता है सीएसआर एक्टिविटीज के थ्रू उनको करना ही पड़ता है, मैंडेटरी होता है हर कंपनी को। तो ये चीज थी। दूसरा है आपका कि 12 इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम।
फिर तीसरा आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज जो हैं, और वो अगर अपने आप को बंद करवाना चाहती हैं तो वो यूज कर सकती है सीपेस का। तो यहाँ पे सीपेस की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या आपका सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। देखो समझो आपने एक कंपनी खोलनी है, एक फैक्ट्री खोलनी है, तो खोलते वक्त तो आपको बड़े सारे तामझाम करने ही पड़ते हैं, जैसे कि आपको क्लियरेंस लेनी है, ठीक है, फिर बहुत सारे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, फिर बहुत ज़्यादा परमिशन लेनी पड़ती है। पर जब आपको वो कंपनी या फैक्ट्री बंद करनी है तब भी आपको बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, और ये काफ़ी हेक्टिक काम था, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम था। तो इसको ईजी करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए सरकार ने लॉन्च किया था सीपेस, ठीक है। तो अब जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी है जो अपने आप को बंद करवाना चाहती है, वो भी यूज कर सकती है किसका, सीपेस का, ताकि जो क्लोजर टाइम है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। अब मेन न्यूज आती है आपकी मुद्रा के ऊपर। तो देखो मुद्रा से पहले हम समझते हैं एमएसएमई क्या होता है। जो मुद्रा लोन्स हैं ये होते हैं आपके कोलेट्रल फ्री लोन। कोलेट्रल मतलब आपको बदले में कुछ चीज गिरवी नहीं रखनी है, बिना गिरवी रखे आपको ये लोन मिलते हैं, और ये किसको दिए जाते हैं, एमएसएमई को। एमएसएमई क्या है आपका, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अब आपको पता कैसे चलेगा कि एक कंपनी माइक्रो है, एक कंपनी स्मॉल है, या एक कंपनी मीडियम है। तो ये हम डिवाइड करते हैं इनको दो कैटेगरी में, एक इनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर और एक इनके टर्नओवर के ऊपर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आपकी 1, 10, 50, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टर्नओवर है 5, 50, 250, और ये सारी वैल्यूज आपकी करोड़ में है। तो अगर एक कंपनी माइक्रो, मेरे को कैसे पता चलेगा, अगर उसने अपनी फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1 करोड़ रुपए तक की, और उसका टर्नओवर कितना है, मैक्सिमम अप टू 5 करोड़ रुपीस। अगर एक कंपनी स्मॉल है, वो कैसे पता चलेगा, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है और मैक्सिमम कितनी है 10 करोड़ तक, और उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा और मैक्सिमम कितना है 50 करोड़ तक। और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए क्या होगा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक की और मैक्सिमम टर्नओवर कितना, 250 करोड़ का। तो ये आपकी एमएसएमई की कैटेगराइजेशन है। तो मुद्रा लोन किसको दिए जाते हैं, हमारी एमएसएमई सेक्टर को। अब इसमें भी क्या होता है, देखो मुद्रा लोन आपके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका शिशु, एक होता है आपका किशोर, और एक होता है आपका तरुण। तो इसमें भी क्या होता है, शिशु लोन मिलता है आपका मैक्सिमम कितना, 50,000 तक के लिए। किशोर लोन कितना मिलता है, 50,000 से ज्यादा और मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीस। और तरुण लोन मिलता है आपका कितना, 5 लाख से ज्यादा एंड मैक्सिमम अप टू 10 लाख रुपीस। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, तरुण लोन की जो कैटेगरी है, ठीक है, इसको 10 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया, 20 लाख रुपए। पर कंडीशन क्या है, आपने जो पहला लोन लिया होगा, ठीक है, पहले जो लोन लिया होगा तरुण में, उसको आपने रीपे कर दिया होगा, तो आप जाके दोबारा 20 लाख तक का लोन ले सकते हो अंडर तरुण कैटेगरी ऑफ मुद्रा लोन, ठीक है। साथ ही साथ जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, ट्रेड रिसीवेबल प्लेटफॉर्म जो है, ये किस लिए बनाया है, ये भी आपने हमारे एमएसएमई के लिए बनाया हुआ है, ताकि जो एमएसएमई कंपनीज हैं ये अपने प्रोडक्ट्स को ट्रेड्स पे बेच सके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को। तो जो ट्रेड्स में बायर एंट्री थी उसका थ्रेशोल्ड जो है, थ्रेशोल्ड मिनिमम वैल्यू जो है उसको रिड्यूस किया है। पहले 500 करोड़ होती थी, इसको कम करके अब कितना कर दिया है, 250 करोड़ रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, वो क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेशन यूनिट्स लगाई जाएंगी। इरिडेशन क्या मतलब होता है, देखो जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको रेडिएशन के थ्रू सिक्योर करना, बैक्टीरिया फ्री बनाना, वो होता है इरिडेशन, ठीक है। तो 50 मल्टी मॉडल फूड इरिडेशन यूनिट्स लगाई जाएंगी। साथ ही साथ 100 आपकी फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी, किसके साथ मिलके, NABL के साथ मिलके। तो यहाँ पे NABL की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपका, नेशनल एसोसिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, ठीक है। तो NABL के साथ मिलके 100 फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब्स बनाई जाएंगी। साथ ही साथ जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब है उनको भी लॉन्च किया जाएगा, ताकि जो हमारे इंडियन के जो आर्टिशियंस हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको एक्सपोर्ट किया जा सके इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारी अर्बन डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको क्या करना पड़ेगा, स्टैंप ड्यूटीज जो है उसको लोअर करना पड़ेगा फॉर विमेंस। अब देखो ये चीज क्या है, अगर कोई आदमी कोई जमीन खरीदता है, ठीक है, लैंड खरीदता है, फ्लैट खरीदता है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई दुकान वगैरह, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस चीज की रजिस्ट्री करवानी पड़ती है अपने नाम पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है स्टेट्स को कि आपने क्या करना है, जो भी रजिस्ट्री चार्जेस है वो आदमियों के लिए ज्यादा होने चाहिए और औरतों के लिए कम। सपोज
एक आदमी है, उसने 10 लाख की जमीन खरीदी और उसको रजिस्ट्री चार्जेस देने पड़ रहे हैं, समझ लो 50,000 रुपए। तो उस अगर वो अपनी वाइफ के नाम पे खरीदेगा तो उसको रजिस्ट्री चार्जेस देने पड़ेंगे 30,000 रुपए। इससे क्या होगा, वुमेन्स को भी अच्छा खासा वो मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, वुमेन्स को भी अच्छी खासी हिस्सेदारी मिलेगी प्रॉपर्टी में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, हर स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि आपने क्या करना है, जो औरतें जमीन या प्रॉपर्टी कुछ भी खरीदेंगी उनकी जो स्टैंप ड्यूटी है उसकी कीमत रखनी है कम, और जो आदमी खरीदेंगे उनकी स्टैंप ड्यूटी की कीमत रखनी है ज्यादा, ताकि क्या हो, वुमन को भी अच्छी खासी हिस्सेदारी मिल सके, वुमन को भी प्रोत्साहन मिल सके, वुमन को, क्योंकि देखो हमारी है पैट्रियार्कल सोसाइटी, लोग अब मर्द जो है वो अपने आप को लीडर मानता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वुमेन का भी पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा प्रॉपर्टी में। तो इसलिए क्या किया है, लोअर स्टैंप ड्यूटी करी है, स्टैंप ड्यूटीज पे जो चार्जेस है वो लोअर किए जा रहे हैं वुमेन्स के लिए, और ये डायरेक्शन दिया है हर स्टेट को। फिर साथ ही साथ इंडिया की जो टॉप 100 सिटीज है, टॉप 100 लार्ज सिटीज जो हैं, उसमें प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, ठीक है, और ताकि प्रॉपर जो नालीज वगैरह में पानी आता है, ठीक है, बरसात की वजह से पानी रुक जाता है, वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बन सके और साथ ही साथ प्रॉपर वाटर सप्लाई भी हो सके। तो ये टॉप 100 लार्ज सिटीज में बनाया जाएगा। फिर देखो पीएम स्वनिधि स्कीम की सक्सेस पे, पीएम स्वनिधि सक्सेस। अब ये पीएम स्वनिधि स्कीम क्या थी आपकी, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी, और ये कोरोना टाइम में आई थी। ये क्या था कि 10,000 तक का लोन मिलेगा स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल के लिए, और ये कोलेटरल फ्री लोन होगा। फिर जो स्ट्रीट वेंडर 10,000 का लोन पूरा अच्छे से चुका देंगे 1 साल में, उनको नेक्स्ट लोन मिलेगा अंडर ये पीएम स्वनिधि 20,000 का। फिर जो 20,000 का लोन पूरा चुका देंगे उनको नेक्स्ट लोन मिल जाएगा 50,000 रुपए का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि पीएम स्वनिधि स्कीम अच्छी खासी चली, बढ़िया चली, तो अब इनका टारगेट क्या है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये 100 वीकली हेड प्रोजेक्ट चलाएंगे, जिसमें क्या करेंगे, देखो स्वनिधि स्कीम थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, अब ये जो 100 वीकली हेड्स है ये किसके लिए होगी, स्ट्रीट फूड हब्स के लिए, ठीक है, तो उनके लिए ये स्कीम चलाई जाएगी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा 14 लार्ज सिटीज में जिसकी पॉपुलेशन 30 लाख से ऊपर है। अब ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान क्या है, ये ऐसा प्लान है कि मतलब एक ही जगह में आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाए, कि आपकी बिल्डिंग्स भी वहीं हो, ठीक है, वर्क प्लेस भी वहीं हो, स्कूल भी वहीं हो, सब कुछ एक ही जगह में मिल जाए, ताकि जो डिस्टेंस हो वो वॉकिंग डिस्टेंस हो या साइकिल से आप जा सको, जिसकी वजह से क्या होगा, पोल्यूशन में कमी होगी, ताकि लोग अपनी पर्सनल व्हीकल्स या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कम करें, सारी फैसिलिटीज आपको नियर बाय मिल जाए, ताकि आप वॉकिंग डिस्टेंस में जा सको या साइकिल पर जा सको, जिसकी वजह से क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा और एनवायरनमेंट क्लीन होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट प्रायोरिटी है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। अब इसमें क्या किया जाएगा, जो इंडिया की टॉप 60 कंट्रीज हैं उनके लिए एनर्जी ऑडिट्स एंड एनर्जी सपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें अपनी इंडस्ट्री में, क्लीन एनर्जी का यूज करें अपनी इंडस्ट्री में। और आने वाले फेज में, नेक्स्ट फेज में, ये 60 इंडस्ट्रीज से बढ़ा के कितने कर दी जाएंगी, 100 इंडस्ट्रीज। अब नेक्स्ट न्यूज है हमारी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये हमने गवर्नमेंट स्कीम में कवर किया है अच्छे से। तो देखो इसमें क्या है कि आप पर घर पर मंथ आप 300 यूनिट बिजली जो है फ्री में यूज कर सकते हो थ्रू सोलर रूफटॉप पैनल। अब इसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों से। इसके तहत, इस स्कीम के तहत 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं एंड 14 लाख एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका सेटिंग अप ऑफ भारत स्मॉल R&D। R&D क्या है आपका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। अब ये भारत स्मॉल रिएक्टर क्या होता है, ये आपका क्या है, 220 मेगावाट का हैवी वाटर रिएक्टर। बेसिकली ये 220 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें कूलेंट यूज होता है हैवी वाटर। अब हैवी वाटर क्या होता है, हैवी वाटर होता है आपका D2O। H2O हमें पता है ये क्या होता है, वाटर। D2O क्या होता है, हैवी वाटर। तो देखो जो ये D है ये क्या है, बेसिकली ये होता है आपका आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोटोप क्या होता है आपका, जिसमें सेम प्रोटॉन होते हैं पर डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं। मतलब H और D में जो है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं पर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो हैवी वाटर है वो क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, ठीक है। तो ये यूज होता है कूलेंट की तरह न्यूक्लियर रिएक्टर में, जिसकी मेगावाट पावर कितनी होती है, 220 मेगावाट। तो इसके लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बनाएंगे ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस कर सके और ज्यादा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी भी एक क्लीन एनर्जी का रिसोर्स है। साथ ही साथ एक जेवी बनेगा, ज्वाइंट वेंचर होगा एनटीपीसी का एंड भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का,
ताकि 800 मेगावाट का कमर्शियल प्लांट बनाया जा सके यूजिंग AUSC टेक्नोलॉजी। तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। अभी ये कहां बनाया जाएगा ये अभी बताया नहीं है, बजट में सिर्फ ये बताया कि इतना बनाया जाएगा, कहां सेटअप होगा ये आगे आपको न्यूज में आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट प्रायोरिटी है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना बजट एलोकेट किया है, 11,11,11 करोड़ रुपीस, जो कि कितना है 3.4% ऑफ जीडीपी। साथ ही साथ जो सेंटर गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि हम 1.5 लाख करोड़ तक का बजट रख रहे हैं, किस चीज के लिए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे हम स्टेट्स को। लॉन्ग टर्म जैसे कि 20 साल 30 साल के लिए लोन देंगे हम स्टेट्स को, वो भी इंटरेस्ट फ्री। पर कंडीशन क्या है, वो स्टेट इसको यूज करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही बस, और किसी चीज के लिए नहीं। ऐसा नहीं यहां से लोन लिया और अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी पूरी कर रहे हो आप, या अपनी जो स्कीम चला रखी है उसमें सब्सिडी दे रहे हो, नहीं। अगर आप इस स्कीम के तहत लोन लोगे तो आपको वो पैसा कहां लगाना पड़ेगा, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। और ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 11,500 करोड़, किस चीज के लिए, कोसी मेची इंटर स्टेट लिंकिंग स्कीम के लिए। अब देखो कि कोसी और मेची क्या है, ये रिवर है। कोसी को एक नाम से और बोला जाता है, ये क्या है आपका, सरोवर ऑफ बिहार। ठीक है, सौरो ऑफ बिहार। ये रिवर आती है आपकी कहां से, चाइना से, फिर एंटर होती है नेपाल में, फिर एंटर होती है बिहार में, और ये जाके मिलती किसमें, गंगा में। और वहीं अगर मेची रिवर की बात करें तो ये ट्रिब्यूटरी है किसी की, महानंदा रिवर की, महानंदा रिवर। और ये भी कहां से आती है मेची, ये भी नेपाल से आती है। ठीक है, तो इसका इंटरलिंकिंग के लिए 11,500 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। फिर फेज 4 लॉन्च होगा किसका, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का, जिसके तहत ऑल वेदर रोड बनाए जाएंगे 25,000 गांव में। अब देखो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब लॉन्च हुई थी आपकी, ये लॉन्च हुई थी आपकी ईयर 2000 में। और इसका बेसिक रूल क्या है कि जो भी सड़क के निर्माण में खर्चा आएगा उसकी शेयरिंग होगी। शेयरिंग कैसे होगी, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिमालयन स्टेट्स की, तो 90% देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 10% देगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। और रेस्ट की बात करें तो रेस्ट में क्या होगा, 60% देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 10% देगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। और साथ ही साथ असिस्टेंस दिया जाएगा किसको, फ्लड मैनेजमेंट के लिए, कहां जहां पे असम, सिक्किम और उत्तराखंड में, और अभी जो हिमाचल में तबाही हुई है उसकी रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए भी कुछ पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारी इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट, R&D। अब देखो इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें बोला है कि एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड बनाया जाएगा, ताकि जो लोग अपनी रिसर्च कर रहे हैं फिर एक प्रोटोटाइप बनाएंगे। प्रोटोटाइप क्या होता है, जैसे समझ लो मैंने कुछ मॉडल सजेस्ट किया कि भाई ये मॉडल है काफी अच्छा वर्क करेगा, तो इसके लिए मेरे को एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। प्रोटोटाइप मतलब एक बेसिक मॉडल बनाना पड़ेगा, एक बेसिक सा मतलब स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो वर्क करे और मेरी थ्योरी को सपोर्ट करे। फिर अगर ये सक्सेसफुल होगा तो इस पे मास प्रोडक्शन चालू होती है। तो इसको बोलते हैं, जो बेसिक आपका फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो हम बिल्ड करते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। ठीक है, एज ए डेमो जो हम बिल्ड करते हैं। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड जो है वो किस लिए बनाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रिसर्च में जुड़े और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करें। और उनकी फंडिंग कहां से होगी, इस अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड से। इसमें लगभग 1 लाख करोड़ की क्या होगी, फाइनेंस पूलिंग होगी, कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें पैसे डालें, और लगभग 1 लाख करोड़ का ये फंड होगा। फिर दूसरी न्यूज है, स्पेस इकोनॉमिक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा 1,000 करोड़ का। ठीक है, ताकि जो हमारा स्पेस इकोनॉमी है वो 5 टाइम से ग्रो करे अगले 10 साल में। तो देखो वेंचर कैपिटल क्या होती है आपकी, ये प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा, प्राइवेट प्लेयर्स या इन्वेस्टर्स हो गए जो पैसा लगाते हैं, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट्स में, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। ठीक है, जैसे आप शार्क टैंक में देख रहे हो पैसे, वो जो शार्क टैंक में लोग आते हैं अपनी डील दिखाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, तो वो क्या है, एक तरीके का वो एक वेंचर कैपिटल ही होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, जो कि है हमारी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जो कि है हमारा प्रायोरिटी नंबर 9। अब इसमें बोला गया है कि एक ULPIN नंबर बनाया जाएगा जो भी लैंड्स है हमारे अर्बन एरियाज में। अब ULPIN नंबर क्या है आपका, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और या तो फिर इसको बोल लो भू आधार। भू का मतलब होता है जमीन, लैंड,
तो जैसे हम आम लोगों के लिए आधार कार्ड है, वैसे जमीन के लिए भू आधार बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या है, ULPIN, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पहले ये इंप्लीमेंट किया जाएगा अर्बन एरिया में, फिर इसको रूरल में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे दो पोर्टल हैं, श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल, इसको और बेहतर बनाया जाएगा। तो देखो जो हमारा श्रम सुविधा पोर्टल है, ये किस लिए बनाया गया है, ताकि जो भी कोई हमारी कंपनीज हैं, जो भी हमारी कंपनीज हैं, वो सब जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती हैं या अपनी रिटर्न सबमिट करना चाहती हैं, ठीक है, वो एक सिंगल विंडो के अंदर सबमिट कर सके थ्रू श्रम सुविधा पोर्टल। और समाधान पोर्टल क्या है, जो हमारी वर्क यूनियंस है, ठीक है, ट्रेड यूनियंस है, वर्कमैन्स है, उनको कोई शिकायत है, कोई डिस्प्यूट है, कोई डिमांड है, तो वो कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, समाधान पोर्टल में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ये आपका, ठीक है, इससे क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है, एनपीएस वत्सल्य। अब ये क्या है, ये एनपीएस स्कीम लॉन्च की गई है माइनर्स के लिए, जो कि अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है। वो भी अब अपना एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं, और वो कौन खुलवा के देगा, गार्डियन खुलवा के देगा, जिसमें साल की मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1000 रुपीज, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम नो लिमिट। और इसमें फिर आप 18 साल से पहले भी पैसे निकाल सकते हो। देखो सपोज आपकी एज है 12 साल और आपने 12th पास कर ली 17 में, अब आप कॉलेज जा रहे हो, आपको पैसे चाहिए, क्या आप पैसे निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर आपने एनपीएस चलाते हुए आपको 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, उसके बाद आप 25% तक विड्रॉल कर सकते हो। जो भी आपका अमाउंट इकट्ठा हुआ होगा उसमें से 25% विड्रॉल कर सकते हो बिफोर 18, बिफोर 18। और ऐसा आप कितनी बारी कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो। समझ लो एक 5 साल के बच्चे का हमने अकाउंट खोला है एनपीएस, ठीक है, तो 3 साल मतलब 8 साल का हो गया वो, तब मैं 25% निकाल सकता हूँ। फिर अगले साल भी मैं 25% निकाल सकता हूँ, फिर मैं एक और बार 25% निकाल सकता हूँ। मतलब 18 साल से मैच्योर होने से पहले 3 बार मैं 25% निकाल सकता हूँ। 25% कितने का, जो आपका अमाउंट इकट्ठा हुआ होगा एनपीएस में उसका 25%। तो आप 3 बार विड्रॉल कर सकते हो बिफोर 18, पर कंडीशन क्या है, आपके एनपीएस को चले हुए 3 साल हुए होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, अब जब आप 18 के होगे तब क्या होगा, तो देखो अगर आप 18 के होगे उसके बाद दो ऑप्शन है। अगर आपका जो अमाउंट है, जो एनपीएस में अमाउंट इकट्ठा हुआ है, जिसको हम कॉर्पस बोलते हैं, अगर वो 2.5 लाख से कम है या 2.5 लाख है, तो आप सारा का सारा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो और इसको बंद करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपका कॉर्पस जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, तब क्या होगा, आप सिर्फ 20% अमाउंट जो है वो विड्रॉल कर सकते हो, और बाकी जो पैसा है वो दोबारा री इन्वेस्ट हो जाएगा एन्युटी प्लान में। दोबारा मतलब 80% पैसा जो है वो री इन्वेस्ट हो जाएगा एन्युटी प्लान्स में, ठीक है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जन विश्वास बिल 2.0 लाया जाएगा। अब जन विश्वास बिल क्या है, देखो इसमें बेसिकली क्या क्या था, हमारे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो पुराने टाइम के चले आ रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, नई कंपनीज को खोलने में, उनको ऑपरेट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, और वो एज अ क्राइम माना जाता है, ऑफेंस माना जाता है। तो जन विश्वास बिल में पहला जो था, जन विश्वास बिल 1.0, उसमें क्या किया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे पुराने, जो एज अ क्राइम एंड ऑफेंस माने जाते थे, उनको खारिज कर दिया गया फॉर कंपनीज, कि अगर आप कंपनी खोल रहे हो, आप रोजगार प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप इन रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर वायलेट कर भी रहे हो तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो जिससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंक्रीज होगा इंडिया में। तो उसी को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए जन विश्वास बिल 2.0 लाया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका इंपॉर्टेंट वन लाइनर, जिसमें आपको समझने की कम जरूरत है और रटने की ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहला है हमारा कि सबसे ज्यादा बजट में सबसे ज्यादा एलोकेशन किसको दिया गया है, तो सबसे ज्यादा एलोकेशन दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। कितना, 6,21,941 करोड़ रुपीस का, जो कि 13% है टोटल बजट का, ठीक है। अगर हम स्कीम की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट किया गया है, वो है आपकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको कितना बजट दिया गया है, 86,000 करोड़ का। सेकंड नंबर पे आती है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें कितना पैसा दिया गया है, 84,671 करोड़। और तीसरे पे आती है हमारी जल जीवन मिशन, जिसमें कितना पैसा दिया गया है, 70,163 करोड़। अब यहाँ पे बोला गया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का यूज करके हमने लगभग 1000 कंपनी से 3.3 लाख करोड़ रुपए जो है वो वसूल लिए हैं। अब ये 1000 कंपनीज का टोटल डेट कितना था, लगभग
जो लोन था, जो बैड लोन था, वो लगभग 10 लाख करोड़ का था, पर आईबीसी का यूज करके हमने लगभग 3.3 लाख करोड़ जो है वो वसूल लिए हैं इन कंपनी से। अब यहाँ पे क्या किया गया है, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया गया है, और किन किन के लिए किया गया है, मोबाइल फोन्स के लिए 15% से रिड्यूस किया है, गोल्ड के लिए 6% से, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, और प्लेटिनम के लिए 6.4% से। फिर श्रिम्प और फिश फैट जो है, श्रिम्प हमने अभी डिस्कस किया था, झींगा, और इसकी फंडिंग कौन करेगा, नबार्ड, अभी डिस्कस किया था हमने, ठीक है। तो नबार्ड और श्रिम्प और फिश के लिए जो चारा आता है उस पे भी हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया, और कितना कर दिया, 5% से। और हमारे 25 क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उस पे हमने फुली एग्जेम्प्ट कर दिया है कस्टम ड्यूटी को। साथ ही साथ 3 कैंसर की दवाइयां हैं उनको भी हमने कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया है, ठीक है। अब वो दवाइयों का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। अब साथ ही साथ हमने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई भी है, किस किस पे, अमोनियम नाइट्रेट पे बढ़ाई है 7.5% से, इसको कितना कर दिया, 10%। फिर जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पीवीसी फ्लैक्स है, ठीक है, पॉलीविनाइल कार्बन जो होते हैं, उन पे भी हमने जो कस्टम ड्यूटी है इसको बढ़ा दिया है, इसको 10% से 25% कर दिया है, क्योंकि देखो ये इन्वायरमेंट के लिए खराब ही होते हैं, तो इन पे हम और ज्यादा महंगा करेंगे तो लोग और कम इसको यूज करेंगे, इसलिए इस पे कस्टम ड्यूटी को 10% से 25% बढ़ा दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग टीडीएस। टीडीएस क्या होता है, आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सपोज आपने एक एफडी बनाई बैंक में 5 लाख रुपए की, तो यहाँ लिखा होता है प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख रुपए एंड मैच्योरिटी अमाउंट सपोज 5,60,000 रुपए मिलेगा आपको 1 साल बाद। अब आप 1 साल बाद एफडी लेने जाओगे तो आपको मिलता कितना है, 5,57,000 रुपीज सपोज। तो जो 3,000 रुपए गए ये कहाँ जाते हैं, ये आपके करते हैं एज अ टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जिस भी सोर्स पे आप इनकम जनरेट कर रहे हो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो स्लैब था 5% का, इसको मर्ज कर दिया, कितना कर दिया, 2%। साथ ही साथ जो हमारे म्यूचुअल फंड थे और यूटीआई था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसपे 20% का टीडीएस लगता था, उसको क्या कर दिया है, विड्रॉल कर दिया है। साथ ही साथ जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स थे जिन पे टीडीएस लगता था 1% का, उसको रिड्यूस कर दिया, कितना कर दिया, 0.1%। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कितना बना दिया, 20%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितना बना दिया, 12.5%। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखो सपोज आपके पास कोई एसिड्स है और आपने उसको 1 साल से पहले बेच दिया, तो आप पे क्या लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आपने उसको 1 साल के बाद बेचा तो आप पे क्या लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, 20%, और लॉन्ग टर्म कितना है, 12.5%। अब जो ये कैपिटल गेन्स टैक्स लग रहे हैं आप पे, इस पे आप एग्जाम्पशन भी ले सकते हो, रिडम्पशन भी ले सकते हो ड्यूरिंग फाइलिंग आईटीआर, और वो कितनी है, 1.25 लाख पर ईयर। साथ ही साथ एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया है। एंजल टैक्स क्या आता है, बेसिकली सपोज मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और मैं पहली बार अपनी कंपनी को लिस्ट कर रहा हूँ शेयर मार्केट में, और मेरा जो फेस वैल्यू है शेयर की वो समझ लो 10 रुपए है, और वो जो मेरा शेयर है वो लिस्ट हुआ 500 रुपए पे, तो जो बाकी पैसा है इसके बीच में वो मेरा क्या माना जाएगा, प्रॉफिट माना जाएगा, ठीक है। तो पहले सरकार इस प्रॉफिट पे टैक्स लेती थी जिसको एंजल टैक्स बोला जाता था, अब इसको एंजल टैक्स को एबॉलिश कर दिया है। साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है उसको भी डिक्रीज कर दिया फॉर फॉरेन कंपनीज, ये 40% से कम करके कितना कर दिया है, 35%, ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंपनीज जो है इंडिया में सेटल हो सके, जिससे इंडिया का ही फायदा होगा, क्यों, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होएगी। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर का डिडक्शन है एनपीएस में वो 10% से बढ़ा के कितना कर दिया है, 14%। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमारी लास्ट स्लाइड है। अब यहाँ पे क्या किया, देखो न्यू टैक्स रेट लगाए हैं कि आपकी अगर इनकम 0 से 3 लाख है तो आपको नील टैक्स देना है, 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15%, 12 लाख से 15 लाख 20%, और 15 लाख से ऊपर है तो 30%। अब ये न्यू टैक्स रिजीम से आप लगभग 17,500 रुपए बचा पाओगे फ्रॉम टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। अगर हम सैलरीड एम्प्लॉय की बात करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया है, और अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट फॉर फैमिली पेंशनर्स बोले तो इसको 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया है। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्या है, जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसमें एग्जाम्पशन ले सकते हो, कितनी, जितनी आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है। सपोज मेरी जो सैलरी है वो है, समझ लो एनुअल सैलरी है 7,20,000 रुपए, तो मैं किस स्लैब में आया, इस स्लैब में आया, मेरे को टैक्स कितना देना है, 10% का। पर अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से 75,000 रुपए जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन शो कर दूंगा, जिससे मेरी सैलरी क्या हो जाएगी, 7 लाख से नीचे आ जाएगी, मतलब मैं इस स्लैब में फॉल कर जाऊंगा। तो अब मेरे को टैक्स कितना देना पड़ेगा, 5%। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को आप ऐसे यूज करते हो फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न।
तो इसको 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया है फॉर सैलरी पर्सन एंड 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया है फॉर पेंशनर्स। तो ये था आपका बजट। जल्दी मिलेंगे आपको नई वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।